वेलकम टू आवर चैनल रितसिस रहस्य। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें नए नए हर तरह के वीडियोस। और पास बाजू में पड़े बेल आइकन भी जरूर दबा देना। कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी है। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी जिनकी मुख पर अनेक झुर्रियां थी यानी पिंपल्स। वो मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कथाकार के लिए ये मानना कठिन था। यह कथाकार यानी नैरेटर। तो नैरेटर के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होगी। यानी बचपन में नैरेटर सोचते थे कि उनकी दादी बहुत खूबसूरत थी और जवान भी रही होगी। अब जैसे वो दिखते हैं तो इसीलिए उस बालक के लिए मतलब खुशवंत सिंह जब वो छोटे थे तब के समय उनके लिए मानना मुश्किल था कि अरे बाप रे, ये इतनी सुंदर खूबसूरत रही होगी जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था, यानी दोनों में अच्छे लगाव थे, दोनों में एक रिलेशनशिप था। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थी। पहले तो उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी, फिर विद्यालय छोड़ने जाती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी, यानी धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे, क्योंकि उनकी दादी भगवान से ज़्यादा जुड़े थे, ज़्यादा मंत्र पढ़ते थे। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। यानी जब वो घर जाते थे तब कुत्ते को रोटियां खिलाते खिलाते जाते थे। और हाँ, मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि उनकी दादी हमेशा एक रुद्राक्ष माला पहने रहती थी, जो हर वक्त अपनी स्पाइनिंग व्हील में बैठे। स्पाइनिंग व्हील यानी वो व्हील जब कोई पैर में चल नहीं पाता तो उस कुर्सी में बैठा जाता है। तो वो दादी हर वक्त उस स्पाइनिंग व्हील में बैठे हर रुद्राक्ष माला की मोती को गिनते थे। ये उनका धार्मिक संस्था में इनसे लगाव थे वो, और वो ये कंटिन्यू हर वक्त किए जाते थे। फिर एक दिन कथाकार यानी नैरेटर के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। नैरेटर ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। यानी एक टर्निंग पॉइंट था इन दोनों के रिलेशन के बीच तोड़ने जैसा। तो अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों से बातें कम होती थी। दादी जब नैरेटर से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम बारे में पूछते थे, यानी उनके पढ़ाई के बारे में अगर पूछते थे, तो वे कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिसपे उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि तब उन्हें साइंस, वेस्टर्न साइंस और ये लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, जो कि दादी के लिए आउट ऑफ माइंड था। और इसी वजह से दादी अब ज़्यादा उनका पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाते थे। तो अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था, और वो इस समय को मतलब इस समय के हर मोमेंट को एंजॉय में लेता था। और ये एक ऐसा समय था जो दादी सिर्फ हाफ एन आवर बिताते थे। जब नैरेटर विश्वविद्यालय यानी जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी में एक अलग सा कमरा दिया जाता था, अपना खुद का कमरा। क्योंकि पहले नैरेटर अपने दादी के कमरे में सोते थे, लेकिन जब से
उन्हें एक अलग रूम दिया गया, तब से वे दादी से बिछड़ने लगे। ये भी हम इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। उन्होंने हालात में समझौता कर लिया था। जब कथाकर ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थे, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गए और कथाकर के माथे पर चुंबन देके विदा किया। कथाकर ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब कथाकर घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंचू के साथ ही बिताया, परंतु जब उन्होंने वो एक ऐसा दिन था जो उन्होंने पूजा पाठ नहीं की, बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भंजन करने लगे और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे। फिर उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थे। जब कथाकर की माते यानी कथाकर की माँ ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्हें उसे स्वीकार नहीं किया। हम कह सकते हैं कि पंछियों ने भी इस प्रकार से अपना दुख प्रकट किया।